हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज जो अपना लेक्चर है वो है मॉलिक्यूलरिटी और सूडो ऑर्डर रिएक्शन पे, मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो मैं डाल देता हूँ मॉलिक्यूलरिटी एंड सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, तो देखो अगर अपन मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, फिर टॉक अबाउट मॉलिक्यूलरिटी। ओके, तो मॉलिक्यूलरिटी क्या है, देखो मॉलिक्यूलरिटी स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स। इट इज अ नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, एटम्स है तो एटम्स। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स which take part in the elementary chemical reaction, called मॉलिक्यूलरिटी। रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स या एटम्स, ओके, जो एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स को। एलिमेंट्री का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो रही है, हो रही है। और उन रिएक्शन उस सिंगल स्टेप को देख करके अपन ऑर्डर भी लिखते थे भी। अगर मान लो कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप में हो रही है तो उसका जो एलिमेंट्री स्टेप होता है उससे अपन क्या उसको देख के अपन क्या लिखते हैं, ऑर्डर लिखते हैं ना रिएक्शन का, रेट लॉ लिखते हैं ना एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है। यहाँ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात अपन को नहीं करनी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए हमारी मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड फॉर ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शन विच इज कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। देखो रिएक्शन दो टाइप की है, एक एलिमेंट्री है और एक कॉम्प्लेक्स है। एलिमेंट्री रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस विच ओनली टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, but what if you talk about complex reactions, then those reactions which carried out in multiple steps। अगर एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है तो वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, और एक से ज्यादा स्टेप में हो रही है तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो एक स्टेप में होने वाली रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स या एटम्स जितने भी हैं रिएक्टेंट के जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है, उसको अपन बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अच्छा, इसके बाद कोलिजन थ्योरी में इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था। कोलिजन थ्योरी, उसने ये बोला कि जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो इफेक्टिवली कोलाइड करने चाहिए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने चाहिए। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट इफेक्टिवली कोलाइड, ओके, और किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स इफेक्टिवली कोलाइड करेंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जानी चाहिए, इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली का मतलब ये है कि साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, जैसे दो मॉलिक्यूल एक साथ टकराने चाहिए। ऐसे नहीं एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और फिर मान लो तीन मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं तो दो मॉलिक्यूल तो टकरा जाए, तीसरा थोड़ी देर बाद आके टकरा है, क्लियर है, तो वो नहीं चलेगा। तीनों एक साथ टकराने चाहिए, दोनों एक साथ टकराने चाहिए, क्लियर है। तो एक साथ टकराने चाहिए और इफेक्टिवली का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एंगल पर एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ। इफेक्टिवली का मतलब है एक पर्टिकुलर एंगल पर और एक पर्टिकुलर एनर्जी के साथ मॉलिक्यूल्स जो है वो साइमल्टेनियसली टकराने चाहिए। अगर ऐसा है तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। सोचो अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जो इफेक्टिवली नहीं टकरा रहा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिवली टकरा रहे हैं, फुल एनर्जी से टकरा रहे हैं, जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी है उससे टकरा रहे हैं, तो प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो जाएगा रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का, क्लियर है, ठीक है। तो अपन एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी की, अनदर डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पर, और वो डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मतलब कोलिजन थ्योरी के मॉडिफिकेशन के बाद जो डेफिनेशन बनेगी वो ये है। ये डेफिनेशन भी सही है और ये भी सही है। नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स
number of reactant molecules or atoms which take part in elementary reaction, यहां तक तो सेम है, and collide effectively and simultaneously called molecularity. मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? और मॉलिक्युलरिटी ऑफ द रिएक्शन. अब एक बहुत ही बड़ा जो इसमें कंक्लूजन आता है वो मैं आपको बता देता हूं, इतना एक बार नोट कर लो. देखो एक बहुत ही बड़ा जो इसमें कंक्लूजन आता है, वो कंक्लूजन क्या है वो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये. इसको अपन इसको लास्ट में एक बार इसको देखेंगे, प्रूफ करेंगे. वो ये है कि अपन जनरली क्या देखते हैं, जनरली कि जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, ओके, जो मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगी. मतलब क्या है इसका? देखो मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन है उस स्टेप को अपन क्या कहेंगे? स्लो स्टेप. ध्यान से सुनना, जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है, एलिमेंट्री स्टेप में हो रही है, उसका वही स्टेप क्या होगा? स्लो स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. और जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसमें जितने भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्लियर है, उनसे रेट लॉ लिखेंगे अपन, एक्सपेरिमेंट करके लिखेंगे. तो जो रेट लॉ हम लिखेंगे उसमें जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनसे अपन ऑर्डर निकाल लेंगे. क्लियर है नहीं? और वही मॉलिक्यूल मॉलिक्युलरिटी को भी बनाएंगे. तो जनरली क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल होंगी. उन रिएक्शंस को अपन नॉर्मल रिएक्शंस कहते हैं. नॉर्मल रिएक्शन अगर ऐसा है, ध्यान से सुनो, अगर ऐसा है, कैसा कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी. ठीक है, मैक्सिमम केसेस कवर होंगे, मैक्सिमम केसेस कवर हो जाएंगे. क्लियर? बट कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें, ध्यान से सुनना, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा, ध्यान सुनो, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आएगा वो मॉलिक्युलरिटी से एक ज्यादा आएगा. ठीक है, या सॉरी एक कम आएगा, या अपन कह सकते हैं मॉलिक्युलरिटी जो आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक ज्यादा आएगी. ठीक है ना, यानी सम केसेस, कुछ एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी भी होंगी जिनमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं आएंगी. उन्हीं रिएक्शंस को अपन स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं. भाई नॉर्मल रिएक्शन तो क्या है, जिनमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल आ रही है. क्लियर है? अभी बताऊंगा मैं कैसे. ठीक है, उनको तो नॉर्मल रिएक्शंस बोल रहे हैं. लेकिन कुछ केसेस, ऐसे केस तो मैक्सिमम होंगे जो नॉर्मल रिएक्शंस के होंगे, मतलब जिनमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल आएंगे. लेकिन कुछ केसेस ऐसे होंगे, सम केसेस, कुछ केसेस ऐसे होंगे जिनमें मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल नहीं आएंगी. तो क्या आएगी? मॉलिक्युलरिटी जो आएगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक ज्यादा आएगी. मॉलिक्युलरिटी, सम केसेस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन वी कैन से मॉलिक्युलरिटी. जो मॉलिक्युलरिटी आएगी बच्चों रिएक्शन में, वो आएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन +1, यानी जो उस रिएक्शन का ऑर्डर है उसमें एक ऐड हो जाएगा. क्लियर? और ऐसे रिएक्शंस को अपन क्या बोलते हैं? सूडो ऑर्डर रिएक्शन. क्या बोलते हैं अपन? सूडो ऑर्डर रिएक्शंस. क्लियर है? डेफिनेशन अभी मैं लिखा देता हूं इसकी, इतना नोट कर लो. चलो तो अब अपन देखते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की डेफिनेशन अपन लिख लेते हैं. ठीक है, एग्जांपल फिर अपन देखेंगे नॉर्मल रिएक्शंस और सूडो के एक साथ. पहले मैं लिख देता हूं सूडो ऑर्डर रिएक्शन. सूडो ऑर्डर रिएक्शन देखो क्या है, बहुत सिंपल है. दोज रिएक्शंस, और वी कैन से दोज रिएक्शंस इन विच order and molecularity are not same. मतलब जिनका ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम नहीं आती है. दोज रिएक्शंस इन विच ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी आर नॉट सेम called pseudo order reaction.
उनको अपन क्या बोलते हैं, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ये ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बाद में एग्जांपल बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझो कि ऐसे रिएक्शंस जिनके लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी अलग अलग आती है। अब इसमें एक रिलेशनशिप क्या होता है इनके बीच में, रिलेशनशिप ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो मैं आपको लिख देता हूँ। वो रिलेशनशिप ये है कि जो मॉलिक्यूलरिटी आती है ऐसे रिएक्शंस, जो मॉलिक्यूलरिटी आती है वो ऑर्डर +1 आती है। जैसे मान लो अगर किसी रिएक्शन की ऑर्डर फर्स्ट है, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी, 2 आएगी। यानी ऑर्डर 1 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 + 1 यानी 2 आएगी। ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 3 आएगी। ऑर्डर 0 है, मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी। ये जनरली आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ, इसके 2 एग्जाम्पल आप याद रखो। पहला एग्जाम्पल इसका है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस समझते हैं ना, वाटर की प्रेजेंस में किसी कंपाउंड का ब्रेक होना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। एक तो ये एग्जाम्पल, ठीक है। और एक दूसरा एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। मतलब जो हमारी शुगर होती है, शुगर कौन सी, सुक्रोज का इन्वर्जन होना, मतलब उसका ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन होना। क्लियर है। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना। यहाँ आप थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। बाद में मैं बताऊंगा कि इसमें आपको लिखना क्या, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में आपको रिएक्शन से लिखनी है, वो किस तरह से लिखनी है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप 5 लाइन का गैप छोड़ दो और यहाँ भी 5 लाइन का गैप छोड़ दो, ठीक है। इतना नोट कर लो। तो देखो अब अपन एग्जांपल्स देख लेते हैं। एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन, एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। देखो सपोज करो ये कॉमन एग्जांपल में लिख रहा हूं, A + B से बन गया C। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन, कैसी रिएक्शन है, एलिमेंट। आपको पता है एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो एक स्टेप में होती है, वो उसका स्लो स्टेप होता है, और उसमें जितने भी रिएक्टेंट लिखे होते हैं उनसे ऑर्डर अपन लिख सकते हैं, बताया था मैंने, उनसे अपन ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, रेट लॉ लिखा इसका। अच्छा रेट लॉ कैसे लिखेंगे, एक्सपेरिमेंटली लिखेंगे, ठीक है। इसका रेट लॉ लिखा तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या आया, K A1 B1, ठीक है। और ये हमने लिखा है एक्सपेरिमेंटल, क्या लिखा है हमने, एक्सपेरिमेंटली। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रेट लॉ लिख दिया, ठीक है। अब इसका अपन मॉलिक्यूलरिटी लिखेंगे। तो मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, इसमें कितने रिएक्टेंट हैं, एक A है और एक B है। ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं, इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, एक साथ भी कर रहे हैं। भाई A और B के मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्री स्टेप में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और A और B के मॉलिक्यूल टक्कर कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तभी तो प्रोडक्ट C बन रहा है। लेकिन ये कोलिजन कैसा होना चाहिए, मैंने बताया था कोलिजन थ्योरी ने क्या कहा है, कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एंगल पर होना चाहिए, हाई एनर्जी के साथ होना चाहिए, और दूसरा साइमल्टेनियसली होना चाहिए, मतलब एक साथ होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो एलिमेंट्री स्टेप में ये दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 2। और ऑर्डर कितनी आएगी, ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऑर्डर कैसे देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके हम रेट लॉ लिखते हैं। तो ये लिख दिया हमने, क्लियर है। एलिमेंट्री स्टेप्स में रेट लॉ कैसे लिखते हैं, उन रिएक्टेंट्स को सीधा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ लिख देते हैं। पिछला वीडियो लेक्चर जरूर देखा, मैंने समझा था कि एलिमेंट्री रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती है जो सिंगल स्टेप में होती है, सिंगल स्टेप में होती है, किसमें होती है, सिंगल स्टेप में, ठीक है। और ये स्लो स्टेप बोलते हैं इसको, और स्लो स्टेप को अपन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। मतलब इस स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो रेट को चेंज कर सकते हैं, और जो मॉलिक्यूल रेट को चेंज कर सकते हैं उन्हीं से अपन रेट लॉ बनाते हैं, क्लियर है नहीं, उन्हीं से क्या बनाते हैं, रेट लॉ, और उससे अपना ऑर्डर बन जाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2। ऑर्डर कितनी आएगी इस रिएक्शन की, बोलो ऑर्डर कितनी आएगी, 2, सॉरी ऑर्डर 2 आएगी, क्योंकि 1 + 1 है ना, देखिए 1 + 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या थी, the sum of the powers of reactant, or you can say the sum of the powers of concentration term of reactant which take part in rate law। rate law में लिखे गए reactants की concentration term की पावर जो है इनका सम 1 + 1, और ये एक्सपेरिमेंट से अपन लिखते हैं, क्लियर है नहीं है। तो ऑर्डर हो जाएगी हमारी 1 + 1 यानी 2,
क्लियर है? तो देखो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल आ रही है, मैक्सिमम केसेस में मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर इक्वल आई, यानी ये जनरल रिएक्शन है, ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, क्योंकि सूडो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है, जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो ऑर्डर से एक ज्यादा आती है, यहाँ नहीं आ रही है। क्लियर है? क्लियर है नहीं बोलो? अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल देखो। सेकंड एग्जांपल हम ले लेते हैं अमोनियम नाइट्राइड का, NH4NO2। अमोनियम नाइट्राइड इज ब्रेक इनटू N2 + 2H2O, बैलेंस रिएक्शन। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है? अमोनियम नाइट्राइड, सिंगल स्टेप रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, इसका रेट लॉ लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका? रेट लॉ। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो सीधी सी बात है, जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है उसको सीधा रेट लॉ में अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K NH4NO2, और यहाँ आ जाएगी 1। क्लियर है नहीं? बोलो क्लियर है? अच्छा, मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी? 1 ही होगी, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, तो जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी वो कितनी आएगी? 1 आएगी। मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी, ऑर्डर भी कितनी आएगी? 1 आएगी। ऑर्डर भी कितनी आएगी? 1 आएगी। मॉलिक्यूलरिटी 1 आएगी, ऑर्डर भी कितनी आएगी? 1 आएगी। यानी ये भी क्या? जनरल रिएक्शन है या नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल से मतलब क्या है? नॉर्मल से मतलब सूडो नहीं है ना भाई, सूडो ऑर्डर में तो क्या होता है? अलग अलग आती। ठीक है, नोट कर लो दोनों। इसके बाद और एग्जांपल्स। चलो अब लेते हैं थर्ड एग्जांपल, 2 के बाद थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल अपन ले लेते हैं H2 प्लस, एलिमेंट्री रिएक्शन है H2 + I2 2HI। H2 + I2 2HI। ठीक है, रिएक्टेंट की कितनी मॉलिक्यूल से चेक करो। पहले इसका रेट लॉ लिखते हैं। तो इसका जो रेट लॉ होता है, इसका रेट लॉ जो होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K H21 I21। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी क्या आएगी? कितने रिएक्टेंट है? 2। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी आ जाएगी 2। एलिमेंट्री रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो डिफाइंड नहीं होती, क्योंकि उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। ऐसी रिएक्शन जिनमें एक ही स्टेप होता है, मतलब जो एलिमेंट्री होती है उसमें एक ही स्टेप होता है, तो उस स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली कोलाइड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और सारे के सारे आयोडीन के मॉलिक्यूल इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे। अगर ऐसा हो जाएगा तो सारा हाइड्रोजन और सारा आयोडीन HI बना देगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जितने भी बच्चे एग्जाम्स में बैठते हैं सारे के सारे थोड़ा ना पास हो जाते हैं, लेकिन जो बच्चे इफेक्टिवली पढ़ाई करते हैं, साइमल्टेनियसली सब सब्जेक्टों को लेके चलते हैं, तो वो प्रोडक्ट, दैट मीन्स वो अपने सक्सेसफुल जो एम है उसकी तरफ बढ़ चलते हैं। तो वही वाली बात यहाँ, हाइड्रोजन और आयोडीन सारे के सारे नहीं, ऐसे मॉलिक्यूल जो इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं, मतलब जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी की बराबर एनर्जी है, उससे वो कोलाइड करते हैं। ठीक है, और एक साथ कोलाइड करते हैं, तो एक साथ हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन जब दोनों टक्कर करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 आएगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी? 2 आएगी। ओके, और ऑर्डर क्या आएगी? ऑर्डर हम रेट लॉ से लिखेंगे। रेट लॉ ये रहा आपका, एलिमेंट्री रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के साथ हमने लिख दिया 1 1 करके। ठीक है, तो ऑर्डर क्या आएगा? ऑर्डर आएगा हमारे पास 1 + 1 यानी 2 आएगा, यानी ये भी नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल समझ गए, क्योंकि दोनों सेम है, दोनों सेम है। ठीक, सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। ओके, एक और केस ले लेते हैं अपन। ठीक है, अच्छा ये बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? बायोमॉलिक्यूलर। बायोमॉलिक्यूलर का मतलब क्या है समझिए? बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है? जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का मतलब क्या है? जिसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो। जैसे पिछली जो रिएक्शन थी उसमें आप नोट कर लेना, NH4NO2 वाली यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, मतलब उसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 आ रही है। ठीक है, अच्छा ये बायोमॉलिक्यूलर की, अब ट्राइमॉलिक्यूलर की ले लेते हैं। ठीक है, ट्राइमॉलिक्यूलर की बात करें तो NO + O2 एंड गिव NO2, ये बैलेंस हो जाएगी। 2 NO रिएक्ट विद 1 O2 एंड गिव 2 NO2, ये रिएक्शन है। अच्छा ये सिंगल स्टेप रिएक्शन कैसी है? ये तो इसमें मल्टी स्टेप नहीं है। हमें कैसे पता चला ये रिएक्शन मल्टी स्टेप नहीं? एक्सपेरिमेंट करके हमने पहले ही निकाली हुई है ना, कौन सी रिएक्शन सिंगल स्टेप है, कौन सी मल्टी है। हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली सिंगल स्टेप रिएक्शंस। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप है, तो इसमें NO और O2 की बात चल रही है। क्लियर है? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट लॉ जब लिखेंगे तो वो आता है K NO स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 O2 1। क्यों लगा रहा हूँ मैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पर रेट लॉ में? क्योंकि एलिमेंट्री, अगर मल्टी स्टेप होती तो फिर अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टी स्टेप रिएक्शन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, तो उनमें से एक ही स्टेप सिंगल स्टेप होता है। पिछले वीडियो लेक्चर में क्लियर किया था, तो उसी से अपन लिखते हैं जो रेट लॉ लिखते हैं ये। लेकिन यहाँ ये एलिमेंट्री एंड सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसी से अपन रेट लॉ लिख देंगे। क्लियर है? तो ये रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा हमारा। अच्छा, इसके बाद मॉलिक्यूलरिटी चेक करो इसकी। भाई सिंगल स्टेप में ये 2 मॉलिक्यूल और ये 1 मॉलिक्यूल, ये तीनों कोलाइड कर रहे होंगे।
तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 3 आएगी। तो ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, कैसी है? ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और ऑर्डर इसकी 3 आएगी, सेम आएगी, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन होगी, दोनों सेम आ रही है। अच्छा, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शंस जो होती है इसमें 3 मॉलिक्यूल एक साथ कोलाइड कर रहे हैं। देखो भाई, ये NO का मॉलिक्यूल है, ये NO का मॉलिक्यूल है और ये O2 का मॉलिक्यूल, ये तीनों मॉलिक्यूल एक साथ इफेक्टिवली कोलाइड करने चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं ये वाला O2 का मॉलिक्यूल कहीं और है, ये दोनों इफेक्टिवली एक साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड करके 2 NO के और O2 का नहीं, ऐसा नहीं होता। अब भाई सीधी सी बात है, NO2 प्रोडक्ट तभी तो बन सकता है जिसमें O2 भी कंबाइंड करे NO के साथ, यानी दोनों NO के मॉलिक्यूल इस O2 के साथ कंबाइंड करेंगे, यानी तीनों मॉलिक्यूल एक साथ जब टक्कर करेंगे इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली, यानी एक साथ, तभी जा करके यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी 3 आ रही है। ठीक है, और ऑर्डर क्या आ रही है तो हमने एक्सपेरिमेंट से निकाल लिया, रेट लॉ लिख के 2 और 1 3। ठीक है, तो इस तरह से इसकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम है। तो ये तो सब नॉर्मल रिएक्शंस। अब मैं आपको बताऊंगा स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस के एग्जांपल्स, जो मैंने 2 लिखवाए थे आपको। कौन कौन से? एक तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एक इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इसको नोट कर लो। चलो अब लेते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल, और वो है हमारा हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। देखो ध्यान से, ये हमारे पास एस्टर है CH3COO C2H5। ठीक है, वाटर से रिएक्शन करके ये बनाता है एसिटिक एसिड CH3COOH। देखो ये इस O के यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो गया, इस O के साथ H आ गया वाटर का, वाटर का H और OH, तो H इसके साथ आ गया और OH इसके साथ आ गया। ठीक है, तो क्या बन गया? एसिटिक एसिड प्लस एथेनॉल C2H5OH, ये प्रोडक्ट बन गया। अब यहाँ पर रिएक्टेंट के देखो, एक तो ये वाला मॉलिक्यूल है और एक ये वाला मॉलिक्यूल है। इसका अपन ने, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये? एलिमेंट्री रिएक्शन है। रेट लॉ लिखेंगे तो रेट लॉ आ जाए इसका, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ठीक है, K एस्टर CH3COO C2H5, ओके 1, और साथ में आएगा H2O 1, ओके। बट अब ध्यान देने वाली बात ये है यहाँ पर कि जो वाटर जो है यहाँ पर, वाटर ये किसकी तरह काम कर रहा है भाई? वाटर यहाँ पर किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सॉल्वेंट की तरह। सपोज करो इसके 1000 मोल आपने लिए हुए। कितने मोल लिए हुए? 1000 मोल लिए हुए। और इसके अंदर क्या डिजोल्व है? इसके अंदर है एस्टर की मॉलिक्यूल डिजोल्व। अब आपने 1 मोल एस्टर का इसमें डिजोल्व कर दिया, तो सोचो खुद से 1 मोल एस्टर का 1 मोल वाटर से रिएक्शन करेगा। बस 1 मोल वाटर से रिएक्शन हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन। उसके बाद वाटर के कितने मोल रिमेन्स रह जाएंगे? 999। यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन है उस पर कितना सा इफेक्ट है? 1000 का 1 क्या होता है? बहुत कम, 0.1 होता है, 0.1%। ये इतना कम मतलब वाटर कंज्यूम हुआ है यहाँ पर कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो उतनी ही हमको लग रही है, क्योंकि 1000 और 999 में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है यहाँ पर कांस्टेंट सी लगती है। यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन क्या लगती है? यहाँ पर कांस्टेंट लगती है। तो ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है? वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज नहीं होता। ध्यान सुनो, वाटर की कंसंट्रेशन चेंज होने से रेट चेंज नहीं होता। यानी वाटर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? यहाँ पर कांस्टेंट हो जाती है, तो रेट इस पर डिपेंड होना बंद हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर जो इसका करेक्शन करेंगे वो करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, ये जो कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है और ये भी अब कांस्टेंट हो गया। ठीक है, सिर्फ ये वेरिएबल रह गया एस्टर। तो हम क्या करेंगे? K और H2O को, नहीं ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इन दोनों को एक नया कांस्टेंट लिख देंगे K डैश। क्या लिख देंगे? K डैश। और साथ में लिख देंगे हम एस्टर CH3COO C2H5 1। यानी ये नया रेट लो हमें मिल जाएगा। क्लियर है? बहुत स्पेशल बात है, ये नया रेट लो है हमारा। भाई एक्सपेरिमेंट करके देखा तो हमें तो यही पता लगेगा एस्टर का मॉलिक्यूल और वाटर की मॉलिक्यूल दोनों ही रेट को चेंज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में जब हमने इस रिएक्शन को परफॉर्म किया वाटर की कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि वाटर तो सॉल्वेंट की तरह काम कर रहे हैं। पर सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है तो उसका कुछ ही मॉलिक्यूल सॉल्यूट के साथ जा रहा होगा, बाकी मॉलिक्यूल एज इट इज रह रहे होंगे। रिमेनिंग मॉलिक्यूल जो है बहुत ज्यादा बच जाते हैं, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। अब देखो एस्टर की आप जितनी कंसंट्रेशन लोगे वो सारी कंज्यूम हो जाएगी, तो अपन कहेंगे इसकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। बट वाटर की जितनी कंसंट्रेशन लोगे उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल, क्योंकि तो खुद ही रिएक्शन का मीडियम है ना, उसमें तो खुद में ही रिएक्शन हो रही है ना, तो जितना वाटर लिया है उतना ही आपको लगेगा, उतना ही है। तो इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली यहाँ पर। ठीक, और नहीं होने वाली तो इसका मतलब है इसको अपन कांस्टेंट मान लेंगे, इसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, नया कांस्टेंट K डैश मिलेगा और ये हमारे पास ये बच जाएगा। ठीक है, अच्छा अब इसका ऑर्डर बताओ,
इस रिएक्शन का ऑर्डर किससे लिखेंगे, इससे लिखेंगे रेट लॉ से। तो ऑर्डर क्या आ रहा है इस रिएक्शन का 1, क्लियर हो गया, ऑर्डर क्या आ रहा है 1। लेकिन इस रिएक्शन की जरा मॉलिक्यूलरिटी बताओ भाई, हमारे पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है एसिटिक एसिड और एथेनॉल, ये तभी तो मिलेगा जब एस्टर का मॉलिक्यूल वाटर से इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली कोलाइड करे। भाई एस्टर का मॉलिक्यूल वाटर से इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली कोलाइड नहीं करेगा तो ये बनेगा थोड़ी ना, क्लियर है नहीं, ये तो तभी बनेंगे जब ये दोनों टक्कर करेंगे, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी तो यहाँ पर 2 आएगी। मॉलिक्यूलरिटी हमने पता है मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स विच टेक पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन एंड कोलाइड इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली एंड फॉर्म प्रोडक्ट। मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो आपस में टक्कर कर रहे हैं, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन में, और क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। तो तभी ये दोनों इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली टक्कर करेंगे तभी ये प्रोडक्ट बनेगा। बट रेट इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्यों नहीं कर रहा मैंने बता दिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, क्लियर है। तो ऑर्डर 1 आ रहा है इस लॉजिक की वजह से, ऑर्डर 1 आ रहा है इस वाटर की वजह से, मॉलिक्यूलरिटी 2 आ रही है। देखो मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से 1 ज्यादा आ रही है तो कौन सी रिएक्शन होगी, बोलो सूडो ऑर्डर। कौन सी होगी, सूडो। सूडो में कौन सी होगी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 2 और ऑर्डर 1 आ रही है। सूडो का मतलब मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर अलग अलग है, और फर्स्ट ऑर्डर का मतलब कि ऑर्डर फर्स्ट है और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से 1 ज्यादा है, यानी 2। तो ये होगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लो इसको, नोट कर लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद सेकंड एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर का सेकंड एग्जांपल, या अपना छठा एग्जांपल, और वो है हमारा इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, केन शुगर का इन्वर्जन। देखो केन शुगर मतलब सुक्रोज, C12H22O11, C12H22O11, क्लियर, C12H22O11। इसकी रिएक्शन वाटर से करी हमने, ठीक है। वाटर वही सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो इसकी कंसंट्रेशन एक्सेस में लेंगे अपन, कंसंट्रेशन इसकी एक्सेस में लेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन पर कोई चेंज नहीं आएगा ऑब्जर्वेबल, और हमें मिलेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये बहुत सिंपल रिएक्शन है। जब अपन सुक्रोज को ब्रेक करते हैं, सुक्रोज जो होता है वो ग्लूकोज के 1 और फ्रक्टोज के 1 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, और ग्लूकोज और फ्रक्टोज के दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आता है, क्लियर है। इनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, आइसोमर होते हैं दोनों एक दूसरे, ठीक है। तो ये हमारा ग्लूकोज है और ये हमारा फ्रक्टोज है, ठीक है। इनसे मतलब नहीं है, तो प्रोडक्ट हो गए। यहाँ पर जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो सुक्रोज और सॉल्वेंट दोनों। तो रेट लॉ इसका क्या होगा, रेट लॉ हम इसका लिखेंगे C12H22O11 1 और H2O1, बट इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट K डैश हो जाएगा सेम पिछले केस की तरह, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ये रह जाएगा रेट लॉ में। तो जो ऑर्डर आएगी रिएक्शन की वो क्या आएगी, 1 आएगी, बट जो मॉलिक्यूलरिटी आएगी वो, भाई ये दोनों प्रोडक्ट तो तभी बनेंगे जब वाटर की मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी आएगी, 2 आएगी। तो ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी कैसी रिएक्शन है, ये भी हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी हमारी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नोट कर लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, देखो एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, इस एग्जांपल को देख लेते हैं। एक एग्जांपल हम और ले सकते हैं, जैसे सपोज करो हमारे पास 2x + y से बन रहा है z, 2x + y से क्या बन रहा है z, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सपोज करो y की कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, यानी ये एक्सेस में, इसको किस में, ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट किस में ले रखा है हमने, एक्सेस में, तो इसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो जो रेट लॉ आएगा वो हम क्या लिखेंगे, k, रेट लॉ क्या लिखेंगे अपन, k x², इस तरह लिखेंगे, ठीक है। तो ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर रेट लॉ से लिखेंगे। रेट लॉ में y को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही। तो ऑर्डर क्या होगा इसका, ऑर्डर होगा इसका 2, बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, वो होगी हमारे पास 3, क्योंकि 2x के और एक y का मॉलिक्यूल जब एक साथ टकराएंगे तभी z मिल सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटी साइमल्टेनियसली और इफेक्टिव कोलिजन से देखेंगे तो 3 आएगी और ऑर्डर 2 आएगी। तो ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन अलग अलग आ रही है, बट इसको क्या बोलेंगे अपन, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसको क्या बोलेंगे, सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। नोट कर लो। चलो एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल और है, ठीक है।
देखो मल्टी स्टेप रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो मल्टी स्टेप रिएक्शन में अपन मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते। इफ यू सी मल्टी स्टेप रिएक्शन तो अपन लिखेंगे मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन, क्योंकि वो एक से ज़्यादा स्टेप में होती है। तो अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो अपन उन सभी स्टेप्स की मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रही है, एक स्टेप में उसके 2 रिएक्टेंट जा रहे हैं, दूसरे स्टेप में 1 रिएक्टेंट जा रहा है, तीसरे स्टेप में 2 जा रहे हैं, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी, पहले की 2, दूसरे की 1, तीसरे की 2, मतलब मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप की अलग हो जाएगी। पूरे रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन, मॉलिक्यूलरिटी नॉट डिफाइन मल्टी स्टेप में, ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पर मल्टी स्टेप, तो रिएक्शन होती है हेबर प्रोसेस N2+3H2 और ये बन गया हमारे पास अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके अमोनिया बना रहे हैं। अब यहाँ पर बच्चे ऐसे नहीं लिखे कि मॉलिक्यूलरिटी 4 होगी, 3 और 1 4, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी में आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कभी भी 3 या 3 से ज़्यादा नहीं होती है। मतलब 3 से ज़्यादा तो होगी ही नहीं, और 3 बहुत ही रेयर केस में होती है, क्योंकि देखो दुनिया में 3 एक्सेस है, X, Y और Z, तो एक साथ 3 मॉलिक्यूल आकर के टकरा सकते हैं, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है। 4 मॉलिक्यूल एक साथ आके टकराएं, इसका एक भी एग्जाम्पल अभी तक केमिस्ट्री में नहीं मिला है, यानी कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 4 नहीं हो सकती, यानी टर मॉलिक्यूलर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है जिनकी मॉलिक्यूलरिटी 4 हो। यूनिमॉलिक्यूलर पॉसिबल है, बाई मॉलिक्यूलर पॉसिबल है, ट्राई मॉलिक्यूलर के भी कुछ केस हैं, क्योंकि 3 मॉलिक्यूल भी एक साथ टकरा जाए इसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत कम है, इफेक्टिवली और साइमल्टेनियसली। ऐसे तो टकरा सकते हैं 2 एक साथ टकरा जाए फिर उसके बाद तीसरा टकरा जाए, ऐसे नहीं चलेगा। मॉलिक्यूलरिटी में साइमल्टेनियसली टक्कर होनी चाहिए, तीनों एक साथ टकरानी चाहिए और इफेक्टिवली टकराने चाहिए, मतलब प्रोडक्ट बनना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी 3 या 3 से ज्यादा में नहीं होती, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी 3 या 3 से ज्यादा नहीं होती। बट अगर मान लो आपको ऐसी कोई रिएक्शन दिख रही है जिसमें आपको लग रहा है कि मॉलिक्यूलरिटी 4 हो सकती है, 3 और 1 4, तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 रहेगी, ठीक है। नहीं, इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या रहेगी, 3, क्या रहेगी 3, इस तरह 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी कभी भी नहीं होती। और अब एक लास्ट टॉपिक ले लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो भले, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस। तो देखो इस तरह से अपन देख लेते हैं, इधर लिख देते हैं अपन ऑर्डर और इधर लिख देते हैं अपन मॉलिक्यूलरिटी। तो सोचो कि उससे पहला डिफरेंस तो ईजी है, ऑर्डर तो हमेशा एक्सपेरिमेंटल, ये तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, तो मैं लिख देता हूं इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू मतलब एक्सपेरिमेंट से ही निकलता है ना ऑर्डर, तो ठीक है। लेकिन जो हमारी मॉलिक्यूलरिटी है ये थ्योरेटिकल वैल्यू, मतलब थ्योरी से हम रिएक्शन को देख के ही लिख देंगे, ठीक है। थ्योरेटिकल क्या है, थ्योरेटिकल वैल्यू, ये कैसी वैल्यू है बोलो, थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पर, ओनली ऑर्डर जो होती है वो सिंगल स्टेप यानी एलिमेंट्री स्टेप्स रिएक्शन के लिए भी लिखी जा सकती है और मल्टी स्टेप के लिए भी। इट इज डिफाइंड, वी कैन से इट इज डिफाइंड फॉर बोथ single step as well as कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, दोनों टाइप की रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। और यहाँ क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड ओनली फॉर सिंगल स्टेप, और वी कैन से एलिमेंट्री ओनली फॉर सिंगल स्टेप रिएक्शन, यानी ये केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए ही डिफाइंड है, और सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए डिफाइंड, ठीक है। थर्ड बहुत सिंपल है, इट इज, तो मैंने बताया था इट इज फ्रैक्शनल भी हो सकती है, ठीक है, फ्रैक्शनल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, ये पॉजिटिव हो सकती है, ये 0 हो सकती है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, जो पॉसिबल मैथमेटिक्स की वैल्यू है वो सब इसमें हो सकती है। बट ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि देखो फ्रैक्शनल थोड़ी हो सकती है, आधा मॉलिक्यूल थोड़ी ना जाकर के कोलाइड कर जाए, थोड़ी एक मॉलिक्यूल है उसका आप आधा कर दो, आधा मॉलिक्यूल एक डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है, दूसरा आधा दूसरी डायरेक्शन में कोलाइड कर रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा पॉजिटिव होती है और हमेशा इंटीजर होती है। इंटीजर मतलब 1 2 3, यानी मॉलिक्यूलरिटी 1 हो सकती है, 2 3, 1/2 3/2, इस तरह से मॉलिक्यूलरिटी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी भी मॉलिक्यूल ब्रेक थोड़ी होगा, कभी ऐसा थोड़ी वाटर का आधा मॉलिक्यूल टूटेगा फिर वो टक्कर करेगा प्रोडक्ट बनाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी हमेशा पॉजिटिव इंटीजर में होती है, ठीक है। और उसके बाद है लास्ट ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। पहला डिफरेंस ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है,
मॉलिक्यूलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ठीक है। ये डिफाइंड है दोनों टाइप की रिएक्शंस के लिए, सिंगल स्टेप के लिए भी और कॉम्प्लेक्स के लिए भी। ये केवल सिंगल स्टेप रिएक्शन यानी कि कॉम्प्लेक्स के लिए नहीं डिफाइंड है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए डिफाइंड है। ये फ्रैक्शनल हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, ये हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। क्लियर है? क्लियर है नहीं? अच्छा, एक लिख सकते हैं अपन ऑर्डर रिटर्न फ्रॉम रेट लॉ। ऑर्डर को हम कहाँ से लिखते हैं? ऑर्डर रिटर्न फ्रॉम रेट लॉ, इसको रेट लॉ से लिखते हैं। और ये क्या है? दिस रिटर्न फॉर एलिमेंट्री स्टेप, और वी कैन से एलिमेंट्री रिएक्शन। एक लास्ट पॉइंट और है, देखो ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकती है, इट मोर देन 3, ऑर्डर 3 से ज्यादा हो सकती है, बट ये हमेशा 3 से ज्यादा नहीं होती, इट इज मैक्सिमम 3, ये 3 से ज्यादा नहीं होगी, बस मैक्सिमम 3 हो सकती है, 3 के अंडर में ही होगी। क्लियर है? तो ये था हमारा ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी के बीच में क्लियरली डिफरेंस, ठीक है। और मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बारे में क्लियर बता दिया, शूड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, एग्जांपल्स बता दिए, नॉर्मल रिएक्शंस क्या होती है इसके बारे में बता दिया। और शूड ऑर्डर रिएक्शंस में मॉलिक्यूलरिटी और जो ऑर्डर है वो अलग अलग आती है, और मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर से एक ज़्यादा आती है, नॉर्मल रिएक्शन में दोनों इक्वल आती हैं। मॉलिक्यूलरिटी हमेशा थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमेशा एक स्टेप यानी सिंगल स्टेप रिएक्शंस के लिए डिफाइंड है, मल्टी स्टेप रिएक्शंस के लिए डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जब कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप होती है तो उसके एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, तो हर एक स्टेप की अलग अलग मॉलिक्यूलरिटी होती है, तो ओवरऑल मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। लेकिन ऑर्डर जो होती है वो वही, भले ही रिएक्शन कितने भी स्टेप्स में हो जाए, उसमें एक स्टेप तो एलिमेंट्री होगा ही ना, तो उसी से अपन रेट लॉ लिख सकते हैं और उसी रेट लॉ से अपन ऑर्डर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, बहुत बार पूछा जाता है। थैंक यू वेरी मच।